अधिकारी, सभी कर्मचारी, हमारे बीडीसी के सदस्य दरोगा जी और हमारे पूर्व में रहे पंचायत समिति के डेरा के अध्यक्ष रणवीर राणा जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगदीश जी और हमारे सभी जितने भी यहाँ कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं और सभी मेरे सम्मानीय बुजुर्गों, माता बहनों, नौजवान साथियों, आज का जो ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम जो पिछले साल 2023 में एक बहुत बड़ा डिजास्टर जो है वो हिमाचल प्रदेश में, पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत नुकसान हुआ और अगर बारिश जो है वो 24 घंटे और रह जाती तो शायद इससे भी कई गुना तबाही जो है वो हिमाचल प्रदेश में। जहां पूरे हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ वहां पे हमारा क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा और खास करके हमारा चंगर क्षेत्र, हमारे चंगर क्षेत्र के 5 गांव जो हैं बिल्कुल डैमेज हो गए और सबसे ज्यादा नुकसान हमारी पुखरू पंचायत में। नुकसान तो हमारा अम्बाड़ा में भी हुआ, लोअर अम्बाड़ा में, तो सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ हमारा चौकी में हुआ, पुखरू पंचायत में, जब पूरे का पूरा गांव ही धंस गया। मझील में भी नुकसान हुआ। तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो हमारे चंगर क्षेत्र में हुआ, बलिहार में भी हुआ, ज्वालामुखी तहसील में भी हुआ। लेकिन ऐसा लग रहा था उस वक्त जब हम आए प्रशासन के साथ गांव में गए तो ऐसा लग रहा था कि पूरे के पूरे पहाड़ जो हैं वो बैठ गए। पहले लोग जो है वो अपना बसेरा जो है वो ऊंची जगह पे बनाते थे कि पहाड़ है, पानी जो है वो बह जाएगा, नीचे से निकल जाएगा। लेकिन इस बरसात ने इतना नुकसान कर दिया, उससे डर लग रहा था कि पहाड़ पे दोबारा से हम बस भी पाएंगे या नहीं बस पाएंगे। लेकिन शुक्र है भगवान का कि बारिश जो है वो रुक गई और कोई हमारा जान माल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। थोड़ा सा नुकसान हमारा मझील में हुआ था, वहां पे एक लेडी की डेथ जो है वो काऊ शेड में हो गई थी। तो बाकी का जो है वो मकान का, गौशाला का, सड़क का, पीने के पानी की व्यवस्था का, बिजली का नुकसान तो हुआ, लेकिन जान का नुकसान नहीं हुआ। तो भगवान का लाख शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा लगता था कि हमारे ये जो गांव हैं ये दोबारा से जो है वो क्या पुनः स्थापित हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। मैंने उस वक्त असेंबली जब लगी तो असेंबली में मैंने ये प्रश्न भी उठाया था कि हमारे 5 गांव जो है वो बिल्कुल धंस गए हैं। अब लोग दोबारा से वहां पे अपना बसेरा बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, इसका भी हमें गहन चिंतन करना पड़ना था। और मुख्यमंत्री महोदय ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए एक कमेटी गठित की, जिसका जिक्र एसडीएम साहब ने कहा कि महाजन कमेटी आई थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से प्रोफेसर जो है वो आए और हमने उनसे कहा था कि आप हमारे क्षेत्र का सर्वे करें और उस सर्वे में ये देखें कि क्या पुनः ये लोग वहां पे मकान बना सकते हैं, गौशाला बना सकते हैं, दोबारा से अपना जीवन जो है वो उसी तरीके से निर्वाह कर सकते हैं या नहीं। तो उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो ये पहाड़ के क्षेत्र में पहाड़ी जो धंसी है, जो मकान गिरे हैं, गौशालाएं गिरी हैं, वो ड्रेनेज सिस्टम की वजह से। हमने मकान तो बना लिया, गौशाला तो बना ली, पर उसका जो पानी है उसको हमने मकान से या गौशाला से दूर नहीं रखा। वहीं पे हमने पिट किया और उस पिट में हमने उस पानी को छोड़ दिया। हुआ क्या कि उस पिट से उस पानी की जो वहां पे जो पानी समाता था उससे वो जमीन जो है वो थोड़ी दलदली हो गई और जब जोर से बारिश हुई तो जमीन तो दलदली थी,
वो जमीन नीचे से खिसक गई। आपकी फाउंडेशन नहीं खिसकी, जमीन खिसक गई नीचे से, मकान आपका टेढ़ा हो गया। तो ये जमीन की दलदली की वजह से जो है वो ये नुकसान हुआ। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भविष्य में जब भी मकान बने तो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो, क्योंकि एक घर में 500-700 लीटर पानी डेली जो है वो यूज होता है, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, किचन में, वो पानी भी तो कहीं जाना चाहिए। शहरों में वो पानी नालियों में जाके जो है वो किसी बड़े नाले में मिल जाता है, लेकिन गांव में एक घर के पास दूसरा घर होता है, या हम घर के पास ही खेत में जो है वो बिल्कुल एडजॉइनिंग उस पिट को बना लेते हैं। और एक चीज और उन्होंने कहा, हमारे बहुत से ऐसे घर थे, ऐसी बस्तियां थी जिसमें लोगों ने बिल्कुल घर के आंगन में वाटर टैंक बना रखा। ये पंचायत के लोगों को भी देखना चाहिए। जहां से भी हमें वाटर टैंक मिलते हैं, चाहे वो पंचायत से मिलते हैं, चाहे सॉइल कंजर्वेशन से मिलते हैं, तो ये नहीं है कि ये मकान बना और इस मकान के बिल्कुल साथ में आपने जो है उस टैंक को बना दिया। उससे भी पानी जो है वो जमीन में रिसता है और जमीन जो है वो दलदली होती है। कई लोगों ने तो ऐसा किया है कि जैसे मकान बनाया और मकान के साथ ही टैंक बनाया और टैंक के ऊपर सेप्टिक टैंक बनाया, उसके ऊपर लेट्रिन बना दिया, वॉशरूम बना दिया, तो वो पानी भी तो वहीं जजब हो रहा है, उससे भी हमारी जमीन जो है वो दलदली होती है। ये सबसे बड़ा कारण था। नहीं तो आज तक के इतिहास में, मेरी भी आज 60 साल उम्र हो गई, हमने कभी अपने क्षेत्र में इतना नुकसान नहीं देखा। आप बहुत से बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मेरे को नहीं लगता कि किसी ने ऐसी दास्तां कभी सुनी होगी। बहुत पहले, कभी 100 साल पहले हुआ होगा, उसका हमें ज्ञान नहीं है। पर मेरे पिताजी की 96 साल में डेथ हुई, उन्होंने भी मुझे कभी नहीं बताया कि हमारे चंगर क्षेत्र में या बलियार क्षेत्र में कभी कोई ऐसा बारिश से नुकसान हुआ। पहले घर कच्चे होते थे, लेकिन इतना पानी हम यूज नहीं करते थे। हम लैट्रिन भी खड्ड में जाते थे, नहाते भी कुएं पे थे, तो इतना पानी जो किचन का पानी होता था, किचन भी, ये घर है और किचन भी सामने दूर होता था। अब तो हर बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट है और किचन भी अंदर है और डाइनिंग टेबल भी अंदर ही लगता है, डाइनिंग रूम भी अंदर है। सारी की सारी चीजें उसी एक छत के नीचे हो गई हैं, तो उतना पानी जो है वो उसी जमीन में समा जाता है। इसकी वजह से हमारा जो लैंड है इस दलदली हुई। तो ये रिपोर्ट के मुताबिक जब भी आप अब नया घर बनाएं, डिजास्टर के बाद आपको सरकार ने भी मदद की, आपने कहीं से लोन भी लिया, तो आपने जो नए घर बनाए हैं, कृपया करके आप अपना ड्रेनेज सिस्टम ठीक रखें। अगर आपको पिट में बनानी है तो घर से थोड़ा सा दूर बनाएं। अगर आपको गौशाला बनानी है तो उसमें भी आप उसका पिट जो है वो थोड़ा सा घर से दूर बनाएं, उस गौशाला से दूर बनाएं, तभी हम भविष्य में जो है वो इस चीज से जो है निजात पा सकते हैं। और दूसरा, जब ये डिजास्टर हुआ, जैसे अभी एसडीएम साहब ने कहा कि आपको पहले जो है वो 2000 रुपया मिलता था। अगर कोई गौशाला गिर जाती थी तो रिलीफ मैनुअल में 2000 रुपया मिलता था। जब पूरे हिमाचल प्रदेश में इतना नुकसान हुआ तो हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हम सब से बात की, विधायकों से बात की, पूरे हिमाचल प्रदेश के नुकसान का जायजा लिया और उन्होंने ये पाया कि आज 1.5 लाख रुपए में कोई मकान नहीं बनता है, 2000 में कोई गौशाला नहीं बनती। अगर एक छोटे से छोटा शेड भी बनाना हो तो उसको भी 25, 30, 50 हजार रुपए लगते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में इतना नुकसान हुआ और उस नुकसान की भरपाई करेंगे हम। हमने विधानसभा का सत्र लगा और विधानसभा के सत्र में पक्ष और विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी, हमने भी 3 दिन तक बहस की। हम ये चाहते थे कि ये जो डिजास्टर हुआ इसको केंद्र सरकार जो है राष्ट्रीय आपदा डिक्लेयर कर दे। राष्ट्रीय आपदा अगर डिक्लेयर कर देते तो हमें पैसा मिलता केंद्र सरकार से, और केंद्र सरकार से अगर पैसा आता तो वो पैसा भी आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होता। आपकी सड़क टूट गई, आपके बिजली की व्यवस्था टूट गई, पीने के पानी की व्यवस्था टूट गई, आपकी
घर की छत उड़ गई, छत गिर गई, घर बैठ गया, गौशाला बैठ गई। तो इन सबको करने के लिए हमें जो है वो दोबारा से पैसे की आवश्यकता है। तो 3 दिन तक बहस चली विधानसभा में, और जब राष्ट्रीय आपदा के लिए रेजोल्यूशन पास करने की आई बात, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है वो वॉकआउट करके विधानसभा। ऐसे तो दुनिया के 2 मुंह होते हैं, पर इनके 3 मुंह हैं। बीजेपी वालों के 3 मुंह हैं। आपके पास आएंगे, बड़ी सिंपैथी आपसे जाहिर करेंगे, बड़ा नुकसान हो गया, ये तो वर्तमान सरकार को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। जब विधानसभा में जाएंगे तो वॉकआउट करेंगे, रेजोल्यूशन को पास नहीं करेंगे, और जब दिल्ली जाएंगे तो हिमाचल का पक्ष करेंगे, वहां बात नहीं करेंगे। 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान पूरे हिमाचल प्रदेश में हुआ, 10,000 करोड़ रुपए का। 5 पैसे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को रिलीफ में नहीं दिए, 5 पैसे नहीं दिए। अगर वो पैसा देते तो हम और ज्यादा मदद जो है वो आप लोगों की करते। पर हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये कहा कि हम रिलीफ मैनुअल को चेंज करेंगे। हमने रिलीफ मैनुअल चेंज किया, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश की जनता का, जिन्होंने खुले दिल से दान दिया। 45,000 करोड़ रुपया हमारे पास आया दान में। मुलाजिमों ने अपनी तनख्वाह दी, विधायकों ने अपनी तनख्वाह दी, मंदिरों ने पैसा दिया। मैंने भी ज्वालामुखी मंदिर से 5 करोड़ रुपया दिया। हर एक व्यक्ति ने, यहां तक कि स्कूल के बच्चों ने भी दान दिया मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में। जब 45,000 करोड़ रुपया हमारे पास इकट्ठा हो गया, तो मुख्यमंत्री महोदय ने रिलीफ मैनुअल को चेंज करने की बात, और रिलीफ मैनुअल हमने चेंज किया, और 1.5 लाख की जगह मुख्यमंत्री ने 7 लाख रुपया मकान के लिए देने की घोषणा की। तब आप लोगों को 7 लाख रुपया मिला, तब आप लोगों को किराया मिला। कुछ लोगों को मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि आप जो है वो किराए के मकान में रहें जब तक आपका अपना मकान नहीं बन जाता। तब आपको हमने किराया दिया, तब हमने आपको मकान के पैसे दिए, और उसी दिन मुख्यमंत्री महोदय ने रिलीफ मैनुअल में चेंज की कि जो गौशाला गिर जाती है उसका 2,000 रुपया मिलता था, उसको जो है वो 50,000। तब आज आपको 50,000 रुपया जो है वो हम दे रहे हैं, वो मिल रहा है आज आपको 50,000। अगर हम केंद्र सरकार के मैनुअल पे चलते तो आपको सिर्फ 2,000 रुपया मिलना था, आज आपको 50,000 रुपया। तो ये सारा मैनुअल कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये चेंज किया। तब आज जो है वो आप लोगों की मदद, ये इसलिए चेंज किया कि आज महंगाई का जमाना है, इतना नुकसान हुआ है। हमारी सरकार ये चाहती है कि जिस तरीके से आप डिजास्टर से पहले रह रहे थे, अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, उसी तरीके से आप पुनः अपना जीवन जो है वो निर्वाह। एक प्रयास है, एक मदद है। हालांकि अगर किसी का 20 लाख रुपए का मकान गिर गया तो हम 20 लाख रुपए तो नहीं दे सकते, पर थोड़ी सी जो सहायता है, जो योगदान है, वो सरकार की तरफ से हम आपको दे सकते। तो इसलिए हमने जो है वो, हमारी सरकार ने जो है वो मैनुअल चेंज किया, और उसका जो है वो आपको आज जो है वो कई जगह आपको फौरी राहत के तौर पे भी हमने कुछ पैसा दिया होगा, प्रशासन ने हमारे, उसको काट के जो 50,000 रुपए में से बचता है वो बाकी का जो है वो आपको आज दिया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि जो सरकार ने आपके लिए किया है उसके लिए आप सरकार का धन्यवाद भी करेंगे, और अपना जीवन भी अच्छा निर्वाह करेंगे। जहां मकानों के लिए पैसा दिया, वहां पशुओं के लिए भी सरकार ने सोचा कि पशु भी हमारे जो है वो बाहर ना रहे। बहुत से ऐसे गौ शेड थे जो टोटली डैमेज हो गए, जो दोबारा से बनने थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है वो जल्द से जल्द, आपने या तो बना लिए होंगे तो उसके लिए आपकी मदद हो रही है, अगर नहीं बनाए होंगे तो आप जल्द से जल्द बनाएंगे, और आने वाली सर्दियों से पहले पहले पशुओं के लिए भी पूरा इंतजाम जो है वो करेंगे, क्योंकि हमें भी ठंड लगती है तो उनको भी तो ठंड लगती है, वो उनमें भी जान है। तो उनके लिए भी बसेरा जो है वो आप बनाएंगे,
और जल्द से जल्द जो है वो अच्छा जीवन आप निर्वाह करें, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। बाकी आप लोग यहाँ आए हैं, मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं। मैंने चुनाव के समय में, चुनाव के बाद, चुनाव से पहले अपनी ज्वालामुखी की जनता से बहुत से वादे किए। आप लोगों ने सहयोग दिया, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, अपनी रहनुमाई करने का मुझे मौका दिया और मैं हर एक वादे को अगले चुनाव से पहले पूरा करूंगा, ये मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं। सिर्फ आप लोगों ने थोड़ा धैर्य रखना है और अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद, जैसे आपने वोट के रूप में मुझे दिया, अपनी रहनुमाई करने का मौका दिया, उसी तरीके से आप लोगों ने अपना सहयोग, आशीर्वाद जो है वो मेरे ऊपर रखना है। आपको किसी प्रकार की कोई बात करनी हो तो डायरेक्टली मेरे साथ करें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं गांव में जो आप लोगों की तरक्की नहीं चाहते, रूढ़िवादी लोग होते हैं, उनका मकसद सिर्फ भाई को भाई से लड़ाना होता है, खाई पैदा करना होता है। वो आज भी जात पात की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति, भाई भतीजावाद की राजनीति, आपके विकास में रोड़ा अटकाने की बात करते हैं। मेरा एक ही लक्ष्य है कि मेरा चुनाव क्षेत्र, मेरी जितने भी पंचायतें हैं, जितने भी बूथ हैं, जहां जिस चीज की आवश्यकता है चरणबद्ध तरीके से उसको पूरा किया जाए। हर गांव को सड़क के साथ जोड़ा जाए, अच्छी आपको स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, पीने का आपको स्वच्छ जल मिले, बिजली की व्यवस्था को सुधारा जाए और शिक्षा का प्रसार किया। और इन्हीं 4-5 चीजों के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। पिछले 2 साल में मैंने बहुत कोशिश की है कि अपने हर गांव को हर फैसिलिटी दी जाए। बहुत से विकास के काम हमने शुरू किए हैं, उनको बड़ी जल्द पूरा किया जाएगा और बहुत से हम नए आयाम विकास के स्थापित करने जा रहे हैं, उनको भी हम अगले चुनाव से पहले पूरा करेंगे। ये मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा और जो मैंने अपने चुनाव क्षेत्र को एक अच्छा आदर्श चुनाव क्षेत्र बनाने का लक्ष्य अपने दिमाग में रखा है, उसको अमली जामा मैं जरूर पहनाऊंगा आपके सहयोग और आपके आशीर्वाद। आपको कभी भी कोई भी मुश्किल हो, कोई सुझाव हो, आप डायरेक्टली मेरे से मिलें, बिचौलियों से नहीं, मेरे से मिलें, मुझे बताएं, जो मेरे करने लायक होगा मैं अवश्य करूंगा। मैंने कभी भी पार्टी पॉलिटिक्स को, क्षेत्रवाद को, भाई भतीजावाद को, जात पात को अहमियत नहीं दी है। मैंने हमेशा इंसानियत को ऊपर रखा है और मैं हमेशा काम करता हूं तो इंसानियत के ऊपर करता हूं। मुझे मालूम है कि हमारे क्षेत्र बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र, बहुत सी चीजों की आवश्यकता है, लेकिन मेरे पास भी सीमित साधन है और पिछले 50 साल का पिछड़ापन जो है वो मैं एक दिन में दूर नहीं कर सकता, पर मैं एक प्रयास कर रहा हूं और एक प्रयास करके कोशिश कर रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी कोशिश हमेशा का पहले भी कामयाब रही है और भविष्य में भी कामयाब होगी। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा, सहयोग मेरे साथ रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।